दोस्तों, मैं आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। वाइमर गणराज्य की स्थापना। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा। जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके लाभ कमाया। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को हराकर जीत हासिल की। वीमर में एक नेशनल असेंबली की बैठक हुई और एक संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की। जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी, जैसे युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाना, युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मानना, जर्मनी को सैन्य विहीन करना, सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लेना आदि। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। वाइमर गणराज्य के सामने आई समस्याएं। वाइमर संधि। वर्साई में हुई शांति। संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराकर उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मनी लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। आर्थिक संकट। युद्ध में डूबे हुए ऋणों के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से अपंग हो गया था, जिसका भुगतान सोने में किया जाना था। इसके बाद सोने के भंडार में भी कमी आई और जर्मनी निशान का मूल्य गिर गया। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। आर्थिक संकट। राष्ट्रीय सभा द्वारा वाइमर राज्य का विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया, किंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। संविधान में बहुत सारी कमजोरियां थीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों तथा अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ, जिसने तानाशाही शासन का रास्ता खोल दिया। युद्ध का प्रभाव। युद्ध से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरे महाद्वीप पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। नेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारधारा को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। युद्ध के बाद तो उसे मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दौरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे।
आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और खजाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसका जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूस पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी थी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। अति मुद्रास्फीति। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान छूने लगी। समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। मंदी का साल 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानव रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावटों की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया और सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मजदूर या तो बेरोजगार होता जा रहा था या उसके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। नात्सीवाद यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी, जो खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार संबंधित था। नाज़ीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग हैं। नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, सक्षम नेतृत्व, नस्ली कल्पना, लोक यूटोपिया, जीवन परिधि, लेबेन्सट्राउम, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना, नस्लीय श्रेष्ठता, शुद्धता और नार्डिक आर्यों का समाज। जर्मन में हिटलर के उदय के कारण वर्साय की संधि शर्तें, वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां, आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, नामजी प्रोपेगेंडा, सर्व घटाकरण का भय, बेरोजगारी, आर्थिक महामंदी। हिटलर का उदय। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था और इसकी युवावस्था गरीबी में बीती थी। प्रथम विश्व युद्ध में उसने सेना को नौकरी पकड़ ली और तरक्की करता गया। युद्ध में जर्मनी की हार से वह दुखी था, लेकिन वर्साय संधि द्वारा जर्मनी पर लगाई गई शर्तों के कारण उसका गुस्सा और बढ़ गया था। हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। महामंदी के दौरान जब जर्मनी अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, काम धंधे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और भुखमरी में जी रही थी, तो नात्सीवादियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपनी नात्सी आंदोलन चमका लिया। इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर
जर्मन का चांसलर बना। हिटलर के उदय के कारण आर्थिक संकट 1929 की महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसका बढ़िया वक्ता होना तथा बढ़िया संगठनकर्ता होना हिटलर के उदय में सहायक बना। राजनैतिक उथल पुथल, जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास उठ गया था। हिटलर का राजनीतिक शैली, वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े रैलियां और सभाएं करता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट का प्रयोग किया जाता था और भूषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद तालियां भी खास अंदाज में नात्सी लोग बजाया करते थे। क्योंकि उस समय जर्मन भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसा जनता को इस तबाही से उबरने के लिए अवतार लिया हो। जर्मनी में नासीवाद का लोकप्रियता। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। धीरे धीरे नात्सीवाद एक जन आंदोलन का रूप ले गया और जर्मन में नात्सीवाद को लोकप्रियता मिलने लगी। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी, जर्मनी समाज को खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। इसका वादा था कि वह बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण करने के तरीके। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों को परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी चीज़ें शक्ति का प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसे मानव जनता को तबाही से उभारने के लिए अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वज। 3 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी महीने में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रुओं कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया। मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाह स्थापित कर दी गई। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट
धुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन शामिल थे। यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 3% मारे गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो ध्रुवीय राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जर्मनी और यहूदियों के बीच बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। जिप्सियों शारीरिक रूप से अक्षम और यहूदियों के स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्यक्रम को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोक में दाखिल करा दिया गया था जो एक युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। महिलाओं की स्थिति। लड़कियों को अच्छी मां और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के लगाए दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे।